हेलो मेरे क्लास 12th वाले प्यारे छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के इंग्लिश की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के टॉप 10 यानी कि 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। आप इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना। जो 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं वीवीआई क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि आज हम इस वीडियो में पूरे के पूरे 8 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, प्रोज में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, 8 नंबर के आते हैं। और आज हम क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भैया कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और सिर्फ वीडियो को ध्यान से देख लेना। 20 फरवरी को जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे ना, आग लगाकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। अगर आप सिर्फ ध्यान से वीडियो को देख ही लेते हो ना, आपका 8 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में ऐड हो जाना, ताकि आपको भी मिले डेली नोटिफिकेशन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो, हम आज 3 चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा द लास्ट लेसन। देखो, चैप्टर पहला है, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। अरे भाई, नाम में कुछ नहीं रखा है। फिर हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के क्वेश्चन, और फिर हम पढ़ेंगे डीप वाटर चैप्टर के क्वेश्चन। मतलब तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे भैया। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हेमल ने क्या से कहा अबाउट के बारे में द लैंग्वेज भाषा एंड और इट्स इंपॉर्टेंस, उसके महत्व के बारे में। तो एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हेमल जो हैं वो फ्रेंच के एक टीचर हैं, वो फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। तो एम हेमल जी ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। इसमें जो मेन किरदार है ना, एम हेमल जी एक टीचर हैं और एक लड़का है फ्रेंच, वो एक लड़का एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा। एम हेमल ने बताया देम उन्हें दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की है। मतलब एम हेमल ने उनको बताया, किसको, बच्चों को, कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। अब आप कहेंगे सर जी वाज लगा है तो भाषा थी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम हेमल जी अब फ्रेंच भाषा, अब फ्रेंच की पढ़ाई उस स्कूल में रोक दी गई है, इसीलिए एम हेमल ने कहा, एम हेमल ने बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा थी। ठीक है, आगे देखो, इट वाज द क्लियरेस्ट, ये स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा है। ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। देखो भैया, एम हेमल जी की जो मातृभाषा है फ्रेंच है, तो वो फ्रेंच को खूबसूरत भाषा कहेंगे। लेकिन हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है, तो हमारी हिंदी सबसे बेटर है। हम अपने हिंदी को ही सबसे बेटर कहेंगे और अपने हिंदुस्तान को। ठीक है, चलो आगे देखो। He asked them, उन्होंने आग्रह किया, टू गार्ड इट, इसकी सुरक्षा करें, among them, उनके बीच, एंड नेबर, और कभी नहीं, फॉरगेट इट, भूलें। उन्होंने फ्रेंच भाषा की, उन्होंने बताया कि आप फ्रेंच भाषा को सुरक्षित रखें, अपने बीच में सुरक्षित रखें और इसको कभी ना भूलें। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि आप फ्रेंच भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखो और इसको कभी ना भूलो। आगे देखो, ही गेव, उन्होंने दिया ये रीजन, एक कारण, आल्सो भी, व्हेन, जब, पीपल बियर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम थे,
एज लॉन्ग एज जब तक वे दे हेल्ड वे अड़े रहे फास्ट टू दियर लैंग्वेज अपनी भाषा पर। ठीक है, मतलब उन्होंने एक कारण भी दिया कि जब लोग गुलाम थे और जब तक वो अपनी भाषा पर कायम रहे, दे हैड द की, उनके पास चाबी थी, टू दियर प्राइजन, अपने जेल की, तब तक उनके पास जेल की चाबी थी। देखो आपकी भाषा जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट मायने यहां पर रखती है। तो मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना उसको दोबारा रिपीट भी करूंगा। देखो क्वेश्चन था व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? तो एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने फ्रेंच भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखने और इसे कभी न भूलने का आग्रह भी किया। ही गेव a reason also when people were enslaved, as long as they held fast to their language they had the key to their prison। उन्होंने एक कारण भी दिया कि जब लोग गुलाम थे और जब तक वे अपनी भाषा पर अड़े रहे तब तक उनके पास अपने जेल की चाबी थी। ठीक है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी चैप्टर का क्वेश्चन ये भी है और काफी स्पेशल है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड एम हेमल, एम हेमल ने क्या से अबाउट कहा द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? बस इतना ही लिख दो। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, मैंने इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में आते देखा है। तो देखा है भाई, तो आप लोग भी थोड़ा छोटा सा है देख लो। देखो एम हेमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने फ्रेंच को दुनिया का सबसे खूबसूरत भाषा बताया। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने ये भी बताया कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। बस चलो नोट करो, सिंपल सा है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ना, सभी बच्चे कमेंट कर दिया करो। अनसीन पैसेज पर चाहिए, आर्टिकल पर चाहिए, लेटर पर चाहिए या ग्रामर पर चाहिए, आप लोग कमेंट करो ना। कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता लगेगा आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन समझो। देखो हुम, किसको डिड एम हेमल ने ब्लेम, दोषी ठहराया, फॉर नॉट पेइंग, ना ध्यान देने पर, प्रॉपर अटेंशन, उचित ध्यान, टू द स्टडी, अध्ययन पर। आप फ्रेंच के, तो फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान ना देने पर एम हेमल ने किसको दोषी ठहराया? जो बच्चे थे ना उनका फ्रेंच के अध्ययन पर ध्यान ना देने पर किसको एम हेमल ने दोषी ठहराया? भाई किसको दोषी ठहराएंगे? देखो एम हेमल ने ठहराया द पेरेंट्स, माता पिता को दोषी, फॉर द नेग्लेक्ट यानी कि लापरवाही के लिए, ऑफ लर्निंग का मतलब सीखने के लिए, ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच जैसे लड़कों पर। मतलब एम हेमल ने फ्रेंच जैसे लड़कों की पढ़ाई की उपेक्षा के लिए उनके माता पिता को दोषी ठहराया कि इनके माता पिता के कारण जो है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे भाई टीचर तो अपना पढ़ा देते हैं स्कूल में, घर पे जाकर तो बच्चों को, माता पिता को ही तो देखना है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पेरेंट्स को भी दोषी ठहराया। इतना ही नहीं, आगे देखो, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड, वो चाहते थे, देम उन्हें, टू वर्क, काम करे, टू अर्न, कुछ कमाने के लिए, सम मनी, कुछ पैसे, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग, केंद्रित करने के बजाय, ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर। मतलब एम हेमल चाहते थे ना कि बच्चे जो हैं शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय कुछ कमाने के लिए भी सीखें, मतलब कुछ कमाने के लिए भी वो काम करें। ठीक है, वो ये चाहते थे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ पार्ट टाइम काम भी करें, ऐसा एम हेमल बच्चों से एक्सपेक्ट करते थे। आगे देखो, एम हेमल ने ब्लेम, दोषी ठहराया, हिमसेल्फ, खुद को भी, फॉर हिज नेग्लिजेंस, अपनी लापरवाही के लिए, इन हिज टीचिंग, अपनी पढ़ाई में। ठीक है, मतलब एम हेमल ने अपने पढ़ाई में लापरवाही करने के लिए भी खुद को भी दोषी ठहराया। उनको यह भी लगता था ना कि मैंने भी पढ़ाई में लापरवाही की है, मैंने भी पढ़ाते समय लापरवाही की है। आगे देखो, ही
ही मेड द बॉयज, वो बच्चों से करवाते थे वर्क काम इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में, व्हिच मेड देम, जिससे उनका मिस हो जाता था देयर रिलेशन, उनका क्लास। ठीक है, मतलब वे बच्चों से बगीचे में काम करवाते थे जिससे उनका क्लास, बच्चों का क्लास मिस हो जाता था। ये लापरवाही ही तो है। एंड और व्हेनेवर, जब कभी भी, ही विश टू गो फिशिंग, वो फिशिंग पर जाना चाहते थे, मतलब जब भी वो मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे, ही गेव देम अ हॉलीडे, वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे। तो एम हेमल को लगता था ना कि मैंने भी गलतियां की हैं, क्योंकि वो खुद को भी दोषी ठहराते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनको बगीचे में काम करवाता था, और जब भी मेरा मछली पकड़ने का मन करता था या फिशिंग करने का मन करता था मैं छुट्टी दे देता था। तो इससे भी बच्चों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता था। तो वो खुद को भी दोषी ठहराए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ माता पिता पर, खुद को भी वो दोषी मान रहे हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, whom did एमएमएल blame for not paying proper attention to study of French, यानी कि फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने पर एम हेमल ने किसको दोषी ठहराया? तो एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। ठीक है, तो एम हेमल ने फ्रेंच जैसे बच्चों को पढ़ाई की उपेक्षा करने के लिए उनके माता पिता को दोषी ठहराया, बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, बिकॉज, क्योंकि वो चाहते थे कि शिक्षा के बजाय, पढ़ाई के बजाय वो कुछ कमाने के लिए भी काम करें। एम हेमल आल्सो ब्लेम हिमसेल्फ फॉर नेग्लिजेंस इन हिज टीचिंग, एम हेमल ने अपने पढ़ाने की लापरवाही पर भी खुद को भी दोषी ठहराया। ही मेड द बॉयज वर्क इन द गार्डन, वो बच्चों से बगीचे में काम करवाते थे, व्हिच मेड देम मिस देयर लेसन, जिससे बच्चों का क्लास मिस हो जाता था। एंड व्हेनेवर ही विश टू गो फिशिंग, और जब कभी भी वो फिशिंग पर जाना चाहते थे, ही गेव देम ए हॉलीडे, वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे। तो इसमें गलती टीचर की भी है। चलो स्क्रीनशॉट लो भैया फटाफट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो हमारे इसी चैप्टर का है, और इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे ना चैप्टर 2 चैप्टर 3 के होंगे। अभी तो पार्ट 2 शुरू हुई है, और देखना आगे आगे क्या होता है। जो बच्चे सोचते हैं सर मेरा इंग्लिश कमजोर है, भाई आपके कमजोरी को हम दूर करेंगे। ठीक है, चलो चौथा, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बजते ही क्या हुआ? मतलब चर्च की घड़ी में 12 बजते ही क्या हुआ? तो देखो, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, द प्रूशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, प्रूशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आ गई। युद्ध का समय था। ठीक है, एंड और एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चॉक्ड, लेकिन उनकी जो आवाज है वो रुक गई। ठीक है, मतलब देखो, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, द प्रूशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, यानी कि प्रूशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आ गई। एंड एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी जो आवाज है वो रुक गई। ठीक है, आगे देखो, ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने हिम्मत जुटाई। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिख दिया एज लार्ज एज, जितना बड़ा हो सकता था, ही कुड, उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मतलब फ्रांस जिंदाबाद, जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, वैसे इन्होंने लिख दिया विवे ला फ्रांस। ठीक है, एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल की छुट्टी कर दी। मतलब उन्होंने ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने हिम्मत जुटाई। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल की छुट्टी उन्होंने कर दी। एक बार फिर से रिपीट करें, चलो। What happened when church clock struck 12, यानी कि चर्च की घड़ी में 12 बजते ही क्या हुआ? तो the moment the church clock struck 12, the Prussian army came to take over, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे प्रूशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आ गई। एंड एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वांटेड टू टेल समथिंग, कुछ कहना वो चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी आवाज थम गई। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने हिम्मत जुटाई। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने लिख दिया विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल की छुट्टी कर दी। बस हो गया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट तुरंत, जस्ट नाउ। चलो 5वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर
2 से। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर में दो चीजों को दर्शाया गया। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। एक है कि दिल्ली के सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोगों की स्थिति बताई गई है। दूसरा है फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोग। दिल्ली के सीमापुरी में देखो, Why did children in सीमापुरी stay barefoot? यानी कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे? Stay barefoot का मतलब नंगे पैर। तो देखो, द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, यानी कि पैसे की कमी एक वैध कारण है, एक वैध स्पष्टीकरण। भाई पैसे की कमी होगी तभी तो वो नंगे पैर रहते थे। कौन चाहता है कि मेरे बच्चे नंगे पैर रहें? कौन चाहता है मैं नंगे पैर रहूं? जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आगे देखो, चिल्ड्रेन लाइक साहेब, साहेब जैसे बच्चे कांट अफोर्ड शूज, वो जूते नहीं खरीद सकते। इसी कूड़ा बीनने वाले लोगों में एक लड़का है जिसका नाम है साहेब, ठीक है। वो जूते नहीं खरीद सकते क्योंकि वो इतना ही कमा पाते हैं, क्योंकि कूड़ा कचरा बीनकर बेचारे किसी तरह अपनी जीविका चलाते हैं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है, और कहां से वो कपड़े खरीदेंगे, कहां से जूते खरीदेंगे? अब आपको मिल रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपका पूरा खर्चा उठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा मत समझो कि पूरी दुनिया के बच्चे मेरी तरह ही हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। कोई कोई बच्चे ऐसे हैं ना कि कम उम्र में उन्होंने जिम्मेदारियां ले ली है, कूड़ा बीन रहे हैं, किसी तरह घर चल रहा है। आगे देखो, इसलिए मैं कहता हूं पढ़ लो। आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, मेहनत कर लो। आगे देखो, When जब साहेब गेट्स अ पेयर ऑफ शूज, जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं, ही बियर्स, वो पहन लेता है। मतलब जब साहेब को एक जोड़ी जूता मिलता है वो पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, एक कारण ये भी है कि इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन, ये एक परंपरा बन गई है फॉर देम, उनके लिए, तो स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। और एक कारण यह भी है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन गई है। उनके पास चप्पल जूते अक्सर नहीं रहते और वो नंगे पैर रहते हैं, अब तो वो परंपरा बन गई है। बट द राइटर डाउट्स इट्स, लेकिन लेखक को इस पर संदेह है। चलो एक बार फिर से हम देखते हैं, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे? तो द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, पैसे की कमी एक वैध कारण है। चिल्ड्रन लाइक साहेब कांट अफोर्ड शूज, साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते। व्हेन साहेब गेट्स अ पेयर्स ऑफ शूज, जब साहेब को एक जूते जोड़ी मिलते हैं, मतलब एक जोड़ी जूते मिलते हैं, ही बियर्स, वो पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, और एक कारण यह भी है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन गई है। बट द राइटर डाउट्स इट्स, लेकिन लेखक को इस पर संदेह है, लेखक इस पर संदेह करता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हूं, फटाक से लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या थी? मुकेश क्या बनना चाहता था अपनी लाइफ में? मुकेश जो है ना, ये चूड़ी बनाने वाले, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। वहां पे हर एक फैमिली चूड़ी बनाने का काम करती है, मतलब एक फैमिली बना रही है, दूसरी फैमिली भी बना रही है, उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी फिर बड़े होकर चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुकेश कुछ अलग करना चाहता था। देखो, मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड, जहां पर हर एक फैमिली लगी हुई है इन बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के काम में, जहां पे हर एक फैमिली चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई है। दे लिव इन हाफ बिल्ट हट्स, वे अधबनी झोपड़ियों में, जो आधी बनी हैं, एंड स्टिंकी लैंड्स, और बदबूदार गलियों में रहते हैं। मतलब उनकी जो फैमिली है, वो सब जो लोग हैं, वो आधी बनी झोपड़ियों में, मतलब पूरी तरह से झोपड़ी भी नहीं बनी है, और बदबूदार गलियों में वो लोग रहते हैं, वहीं पर चूड़ी बनाते हैं और इसी के सेल करके थोड़ी बहुत अर्निंग करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। चूड़ी तो पता होगा ना, लड़कियों को भली बात पता होगा कि चूड़ियां क्या होती हैं, लड़के भी जानते हैं भाई, लेना पड़ता है। चलो, ऑन आस्किंग मुकेश सेज, यानी कि पूछने पर मुकेश कहता है, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। दस, इस प्रकार ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो खुद का मालिक बनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो काम मेरे पूर्वज लोग करते आए हैं वो काम मैं करूं, मैं कुछ अलग करूंगा। तो चलो फिर से देखते हैं, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और उसकी आकांक्षा क्या थी? मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। वेयर हिज फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। दे
लिव इन हाफ बिल्ट हट्स एंड स्टिंकी लेंस, वे अधबरी झोपड़ियों और बदबूदार गलियों में रहते हैं। ऑन आस्किंग मुकेश सेज, पूछे जाने पर मुकेश कहता है आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। दस ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, इस प्रकार वो खुद का मालिक बनना चाहता है, खुद काम करके खुद का मालिक बनना चाहता है। बहुत अच्छी बात है भाई, खुद का मालिक बनो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि कूड़े कचरे का बच्चों के लिए क्या महत्व था, क्या अर्थ था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वे उसमें क्या पाते थे। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है मेरे भाई, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड इन द गार्बेज, बच्चों को कूड़े कचरे में क्या मिलता था। तो देखो भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कूड़ा कचरा बीन ले, उनको लग रहा है कहीं भाई मुझे पैसे मिल जाते, 10 रुपए 20 रुपए का नोट मिल जाता, 100 रुपए का नोट मिल जाता, सिक्का मिल जाता, तो उनको खुशी हो जाती थी। वो कचरा जो है ना उनके लिए आश्चर्य से भरा था। तो देखो, स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि वो ढूंढते थे समथिंग वैल्यूएबल, कुछ मूल्यवान, इन हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में। यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना कूड़े के ढेर में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते थे। दे एक्सपेक्ट, वे आशा करते थे टू गेट सम क्वाइन, कि उनको कुछ क्वाइंस मिल जाए, नोट मिल जाए, और ये वैल्यूएबल थिंग इन इट, या कोई मूल्यवान चीज उसमें मिल जाए। मतलब वे हमेशा एक्सपेक्ट करते थे, वे हमेशा चाहते थे कि उनको कूड़े के ढेर में सिक्के मिल जाए, नोट मिल जाए, या कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाए जिसके बदले में उनको ज्यादा पैसे मिल सके। समटाइम्स, कभी कभी दे फाइंड जस्ट 1 रुपीज, उन्हें 1 रुपए मिल जाता था। और एट टाइम, कभी कभी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी उनको मिल जाता था। और कभी कभी उनको कूड़े के ढेर में 1 रुपए का सिक्का भी मिल जाता था, या 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। दिस गिव्स देम ये होप टू फाइंड मोर, और वो इनको कुछ ज्यादा प्राप्त करने की आशा प्रदान करता था। 10 फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज इज ए सोर्स ऑफ वंडर, इसलिए इस प्रकार बच्चों के लिए कूड़े का ढेर जो है, या कूड़ा करकट जो है, वो आश्चर्य का एक स्रोत था। भाई आश्चर्य से भरा था, क्या पता क्या मिल जाए, आज किस्मत खुल जाए, और कुछ ज्यादा मिलने की उन्हें हमेशा आशा रहती थी। तो देखो क्वेश्चन था कि व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड इन द गार्बेज, बच्चों को कूड़े करकट में क्या मिलता था। तो देखो, स्मॉल चिल्ड्रेन लुक फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन हीप्स ऑफ गार्बेज, छोटे बच्चों को कूड़े के ढेर में छोटे बच्चे जो है कूड़े के ढेर में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते थे। दे एक्सपेक्ट टू गेट सम क्वाइन नोट आर ए वैल्यूएबल थिंग इन इट, उन्हें हमेशा सिक्के, नोट या किसी मूल्यवान वस्तु की आशा रहती थी। समटाइम दे फाइंड जस्ट 1 रुपीज और एट टाइम इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी उनको 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। दिस गिव्स देम ये होप टू फाइंड मोर, और ये उन्हें कुछ ज्यादा मिलने की आशा प्रदान करता था। 10 फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज इज ए सोर्स ऑफ वंडर, और इस प्रकार बच्चों के लिए कूड़ा करकट जो है आश्चर्य का एक स्रोत था। बस हो गया, नोट करो फटाफट, नोट करो, आपको भी नोट मिल जाएंगे, बस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं भैया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 के बाद जो 2 क्वेश्चन है ना वो डीप वाटर के रहेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। चलो 8वां, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी कि व्हाट डू, क्या इनहेबिटेंट्स प्रवासी आप सीमापुरी के डू फॉर करते थे, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए। तो सीमापुरी के प्रवासी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। सीमापुरी के लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। अरे क्या करेंगे भाई, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, कूड़ा बीनेंगे, रैक पिकर्स हैं वो लोग। देखो सीमापुरी इज ए स्लम एरिया, एक झुग्गी बस्ती वाला क्षेत्र है, लोकेटेड स्थित है इन द ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में, ऑफ दिल्ली इंडिया के। तो सीमापुरी भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में स्थित एक झुग्गी बस्ती वाला क्षेत्र है। इट इज अ होम, ये घर है टू थाउजेंड, हजारों ऑफ पीपल, लोगों का, हु लिव इन, जो रहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि अत्यधिक गरीबी में। तो ये उन हजारों लोगों का घर है जो अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। भाई घर बहुत बढ़िया वाला नहीं बना है, तंबू अंबू तान के रहते हैं वो लोग किसी तरह। द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स, यानी कि अधिकांश निवासी आप
सीमापुरी के आर रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, हु अर्न जो कमाते हैं देयर लिवलीहुड अपनी जीविका बाय कलेक्टिंग इकट्ठा करके एंड सेलिंग और बेचकर रिसाइक्लेबल वेस्ट पुनर्चक्रण कचरा कूड़ा कचरा। तो देखो द मेजॉरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी आर रैग पिकर्स, यानी कि सीमापुरी के अधिकांश लोग कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइक्लेबल वेस्ट, जो अपनी जीविका कूड़े कचरे को इकट्ठा करके और पुनर्चक्रण योग कूड़े कचरे को बेचकर कमाते थे। इट इज अ चैलेंजिंग, ये एक चुनौतीपूर्ण एंड हजार्डस और बहुत ही हानिकारक ऑक्यूपेशन पेशा है दैट जो प्रोवाइड प्रदान करता है स्टीडी सोर्स स्थिर स्रोत आप इनकम आय का फॉर द रेजिडेंस निवासियों को आप सीमापुरी के। तो ये एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पेशा है जो सीमापुरी के निवासियों को इस आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। यहां पे प्रोवाइड कर देना PROVIDES, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था ध्यान से समझो भैया, हिंदी मीनिंग के साथ बता रहे हैं, इससे आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा। अब समझ नहीं पाए तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है, समझो बस। देखो What do the inhabitants of सीमापुरी do for their survival, यानी कि सीमापुरी के निवासी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। तो सीमापुरी जी स्लम एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली इंडिया, यानी कि सीमापुरी भारत के दिल्ली जिले के पूर्वी दिल्ली में स्थित एक झुग्गी बस्ती वाला क्षेत्र है। इट इज होम टू थाउजेंड ऑफ पीपल हु लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये उन हजारों लोगों का घर है जो बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के अधिकांश लोग आर रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइक्लेबल वेस्ट, जो अपनी जीविका कूड़े कचरे को इकट्ठा करके और पुनर्चक्रण योग कूड़े कचरे को बेचकर कमाते हैं। इट इज अ चैलेंजिंग एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन दैट प्रोवाइड्स स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी, ये एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पेशा है जो सीमापुरी के निवासियों को एक आय का स्थिर स्रोत प्रदान करता है। काम खत्म, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। मौका सबको मिलता है, टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। अगर नंबर अच्छा लाना है तो खुद को बंद कर लो कमरे में कुछ दिन के लिए और दिखा दो साबित करके कि हां मैं हूं बादशाह। चलो डीप वाटर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब गहरा पानी, ठीक है। तो देखो व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, बचपन की वो कौन सी घटना थी दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिससे डगलस को पानी से डर लगने लगा था। तो बचपन में वो कौन सी घटना हुई जिससे डगलस पानी से डरने लगा, उसको पानी से डर लगने लगा, वो कौन सी घटना थी। तो देखो when डगलस was 3 or 4 years old, जब डगलस 3 या 4 साल के थे, his father took him to the beach in California, तो उनके पिताजी जो है उनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए, समुद्र तट पर ले गए। While he was standing in the surf, जब वो पानी में खड़े थे, लहरों के बीच खड़े थे, ये strong wave knocked him, एक स्ट्रॉन्ग वेव का मतलब एक तेज लहर ने उनको गिरा दिया डाउन नीचे, एंड ही वाज बरीड इन वाटर, और वो पानी में डूब गए ऐसा लग रहा था। लेकिन खैरियत की बात ये थी कि हिज ब्रेथ वाज गॉन, उनकी सांसें रुक गई, एंड ही वाज मच फ्राइटन, वो बहुत ज्यादा डर गए। दो हालांकि हिज फादर वाज होल्डिंग हिम, हालांकि उनके पिताजी जो है उनको पकड़े हुए थे। दस इस प्रकार ही डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर, इस प्रकार उनमें जो है पानी के प्रति बहुत ज्यादा डर विकसित हो गया। तो क्वेश्चन था व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, वो कौन सी बचपन की घटना है जिससे डगलस को पानी से डर लगने लगा। तो व्हेन डगलस वाज 3 or 4 years old, जब डगलस 3 या 4 साल के थे, हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, उनके पिताजी जो है उसको कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग इन द सर्फ, जब वो पानी की सतह पर खड़े थे, ये स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन, एक तेज लहर ने उनको नीचे गिरा दिया, एंड ही वाज बरीड इन द वाटर, और वो पानी में डूब गए। हिज ब्रेथ वाज गॉन, उनकी सांसें थम गई, एंड ही वाज मच फ्राइटेंड, और वो बहुत ज्यादा डर गए। दो यद्यपि हिज फादर वाज होल्डिंग हिम, हालांकि उसके पिताजी जो है उसको पकड़े हुए थे, फिर भी वो पानी में गिरे और वो डूबने भी लगे। अब पकड़े हुए थे तो उन्होंने ऊपर उठा लिया, काम खत्म, फिर भी डर तो पैदा हो जाता है ना। 10 इस प्रकार ही डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर, इस प्रकार पानी के प्रति उनके अंदर बहुत ज्यादा डर
पैदा हो गया। चलो हो गया भाई, अगला इसको भी नोट कर लो। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने हमारे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ध्यान से, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि व्हाट क्या डिड द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक ने डू टू ट्रेन प्रशिक्षित करने के लिए डगलस को, तो डगलस को प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया, मतलब ट्रेनर ने डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया। ठीक है, मतलब डगलस जी जो है अब वो तैरना सीखना चाहते थे, तैरना सीखने के लिए वो एक इंस्ट्रक्टर के पास गए जो उनको सिखा रहा था तैरना, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो देखो द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक ने बिल्ड बनाया ये स्विमर एक तैराक आउट ऑफ डगलस को पीस बाय पीस, मतलब टुकड़ों में या धीरे धीरे। तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस को धीरे धीरे तैराक बनाया, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में तैराक बनाया। फॉर 3 months 3 महीने तक ही हेल्ड हिम हाई, उन्होंने उन्हें ऊंचा रखा ऑन ये रोप एक रस्सी के जरिए अटैच टू हिज बेल्ट जो उनके कमर में बंधी थी। तो 3 महीने तक उन्होंने उनके कमर में बंधी एक रस्सी से उनको ऊंचा उठाए रखा। ही बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, वे तालाब के इधर उधर तैरते रहे। पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, यानी कि डर हमेशा लेखक पर हावी हो जाती थी। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को समझाया टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, कि अपना चेहरा पानी के अंदर रखो, एंड एक्सहेल और सांस को छोड़ो, एंड टू रेज हिज नोज और अपने नाक को ऊपर रखो, एंड इनहेल और सांस को अंदर लो। ठीक है, मतलब जो प्रशिक्षक है उन्होंने डगलस को कहा कि अपने चेहरे को पानी के अंदर रखो और सांस को छोड़ो, और अपने नाक को जब ऊपर लाओ तो सांस को अंदर लो। देन डगलस, इस प्रकार डगलस हैड टू किक, उनको लात मारनी थी विथ लेग्स से फॉर मैनी वीक्स, कई हफ्तों तक, टिल दीज लेग्स, जब तक वो शिथिल ना हो जाए। तब डगलस को कई हफ्तों तक अपने पैरों से किक मारना पड़ा जब तक वो रिलैक्स ना हो जाएं। आफ्टर 7 months 7 महीने बाद द इंस्ट्रक्टर ने टोल्ड हिम, उनको बताया टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, कि इस तालाब की लंबाई को तैरो। ठीक है, तो 7 महीने बाद प्रशिक्षक ने डगलस को पूल की पूरी लंबाई तैरने को कहा कि भाई अब आप इस तालाब की पूरी लंबाई तैर कर दिखाओ, क्योंकि 7 महीने हमने सिखा दिया। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया, तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक धीरे धीरे बनाया। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट, यानी कि 3 महीने तक उन्होंने उनके कमर में बंधी एक रस्सी से उन्हें ऊपर उठाए रखा। ही बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, वे पूल में इधर उधर तैरते रहे। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम, यानी कि डर हमेशा लेखक पर हावी हो जाता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को बताया कि अपने चेहरे को पानी के अंदर रखो और सांस को छोड़ो, फिर नाक को ऊपर उठाओ, सांस को ग्रहण करो, मतलब सांस लो। देन डगलस हैड टू किक विथ लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स्ड, फिर डगलस को कई हफ्तों तक अपने पैरों से किक मारना पड़ा, लात मारनी पड़ी, जब तक वो रिलैक्स ना हो जाए। भाई तैरते समय हाथ पैर दोनों चलने चाहिए तभी तैर सकते हो। आगे देखो, आफ्टर 7 months 7 महीने बाद द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और 7 महीने बाद फाइनली वो दिन आ गया जब प्रशिक्षक ने डगलस को पूरे पूल की लंबाई को तैरने को कहा, और फाइनली डगलस जी तैरना सीख गए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। यानी कि हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बाकी आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।